नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लर्नर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण के बारे में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये सेकंड पार्ट। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल नाम दिया गया। पीएच स्केल में पी पुशांस पोटेंस, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर pH का मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। pH का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है और pH का मान 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। ये दोस्तों आप जानते हैं सारे। और ये जो pH स्केल है, इस पर मान है वो 0 से 14 तक होते हैं और ये विभिन्न जो विलयन हैं उनकी अम्लता या क्षारकता ज्ञात करने के काम आता है। अब इस pH का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम यहाँ पे अगले बिंदु में देखेंगे। सभी पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर है उसका pH 7.0 से 7.8 pH परास के बीच है, वो वर्क करता है। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा अम्लीय हो जाती है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं मिट्टी का pH। मिट्टी चाहे हमारे बगीचे की हो चाहे खेत की हो, तो pH वहाँ भी काम करता है। तो देखिए, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ है वो मिलाते रहते हैं। ये दोस्तों आपको पता है। यानी उसमें अगर हम मिट्टी अम्लीय हो जाए तो उसमें वो क्षारीय पदार्थ डाल देते हैं, चूना वगैरह डालते हैं, ठीक है। और क्षारीय हो जाए तो वो जिप्सम वगैरह भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमारे जो पाचन तंत्र का pH है वो किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक भी होता है। अब कभी कभी अपच की स्थिति हो जाती है, तो यानी उस समय हमारा जो उदर है वो अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एक औषधि आती है एंटासिड। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आप इनो पीते हैं मार्केट से लेकर, उसमें ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। और हमारे मुंह का pH का मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और ये कब होता है? जब आप खाना खाने के बाद में दांतों को साफ नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में सुबह उठकर ब्रश करते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। दांत हमेशा खाना खाने के बाद में साफ करने चाहिए। अब है हमारे दांतों पर एक कठोर पदार्थ रहता है जिसे हम इनेमल कहते हैं या दंतवल्क कहते हैं, और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन जब हमारे मुंह की pH 5.5 से कम हो जाती है तो ये उसमें घुलने लग जाता है, और इसे उदासीन करने के लिए हमें क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, और इससे क्या होता है, अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा किस प्रकार की जाती है। यानी नाम सुना होगा आपने, जब मधुमक्खी या बर्र या बिच्छू ये डंक मार देते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी त्वचा में एक अम्ल छोड़ते हैं। और आपने देखा होगा मधुमक्खी का डंक खाने का अनुभव सबको है, और जिसके कारण हमें क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है, सूजन भी आ जाती है। तो डंक में क्या होता है, ऐसा मेथेनोइक अम्ल होता है, और इसे हम बेकिंग सोडा लगाकर और उदासीन कर सकते हैं। और आपने नेटल पौधे का नाम जरूर सुना होगा। जो नेटल का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का भी अनुभव होता है। और इसका इलाज कैसे करेंगे, डंक वाले स्थान पर उसके पास में स्थित डोक पौधे की पत्ती रगड़कर कर सकते हैं। अब लवणों का pH कैसे होता है। लवणों का pH
यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना लवण उदासीन होता है और इसकी पीएच एग्जैक्ट 7 होती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक है तो इसमें निश्चित है कि अम्लीय लवण होंगे और अम्लीय लवण की पीएच है वो 7 से क्या होती है, कम होती है। और उदाहरण है NH4Cl। फिर तीसरा है प्रबल क्षारक होगा और दुर्बल अम्ल होगा तो लवण निश्चित रूप से क्षारक के लवण होगा और इसकी पीएच है वो 7 से ज़्यादा होगी और इसका एग्जाम्पल है CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट है। अब हम नमक से कुछ रसायन बनाएंगे यहाँ पे, यानी साधारण नमक से रसायन कैसे तैयार होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बनने वाले हैं, एक बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O और लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्यारे बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है यानी अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके लिए। इसका ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये समीकरण है, देख सकते हैं कि इस समीकरण में सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये क्षार होता है, ये क्लोरीन बनेगी, यह क्लोर होता है और ये हाइड्रोजन गैस। अब इसमें ये पूछा जाता है कि एनोड कैथोड और इन पर क्या क्या बनेगा। तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और कैथोड के पास ही क्या बनता है, NaOH विलयन बनता है यानी क्षार का निर्माण होता है। अब इसके उपयोग क्या है, तो उपयोग भी हम देख लेते हैं। H2 हाइड्रोजन का ईंधन और मार्गरीन के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का जल की स्वच्छता PVC और CFC में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्पात की सफाई में किया जाता है और औषधियाँ बनाने में किया जाता है। फिर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन व कागज़ बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, घरेलू विरंजन है, वस्त्र विरंजन के लिए। दूसरा है विरंजक चूर्ण, शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड और जल का यहाँ पे निर्माण होगा, यानी ये विरंजक चूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो सामान्य नाम है वो ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। इसके उपयोग क्या है, उपयोग भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए यानी रंग उड़ाने के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए यानी रंग उड़ाने के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी काम में लिया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। दोस्तों यह उपयोग आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो लवण है हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेक करने के काम आता है ये, यानी जो खाने की चीज़ें उन्हें बेक करने के काम आता है। और ये इसके समीकरण है NaCl H2O और CO2 और अमोनिया के मिश्रण से तैयार किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जल और नमक मिलकर अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं और बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। दोस्तों कुछ मिसप्रिंट हो जाती है, यहाँ पे ये प्लस की जगह आप एरो का निशान लगाएंगे। ये असंक्षारक प्रकृति का होता है और खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, यानी ये NaHCO3 से यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ये किस में बदल जाता है, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। उपयोग क्या होंगे इसके, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण वो बेकिंग पाउडर होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है, इससे मुलायम और स्पंजी हो जाता है और यह एंटीसिड का संघटक भी होता है।
अब आगे देखिए दोस्तों, इसका उपयोग है अंत में, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। दोस्तों अगला लवण हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2, यानी इसमें 10 अणु जल के होते हैं तो ये धोने का सोडा बन जाता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जा सकता है और यह एक क्षारकीय लवण होता है। Na2CO3 इंटू 10H2 और Na2CO3 इंटू 10H2, ये इसमें लवण बन जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और लास्ट में जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यों बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? अगर पसंद आ रहा है आपको तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर पसंद नहीं आए तो आप इसे अनलाइक भी कर सकते हैं और हमें सुधारने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। दोस्तों अगले लवण के बारे में पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। रियल में दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर इसे ध्यान से पढ़ें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है। यह जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे हम POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह दिखने में कैसा होता है? यह सफ़ेद चूर्ण होता है और इसमें जब जब जल मिलाते हैं तो यह जिप्सम बन जाता है वापस और कठोर पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है। उपयोग कहाँ किया जाता है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं और इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम घरों में, मकानों में, ऑफिस में सुंदरता बनाने के लिए, दीवारों को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और अब अंत में हम पढ़ते हैं क्रिस्टलन जल के बारे में। क्रिस्टलन का जल क्या होता है? देखिए लवण के एक इकाई सूत्र में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिया गया, इसमें 5 अणु जल के होते हैं। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के होते हैं और कैल्शियम सल्फेट में 2 अणु जल के होते हैं। ये है जिप्सम, ये है धोने का सोडा और ये है नीला थोथा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगला चैप्टर आता है, तब तक आप वेट करिए। थैंक यू दोस्तों।